ये फंजाई हमको कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? ये हमको 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। सैप्रोफाइट and symbiont. So first of all, you should know what do you mean by parasite. Parasites are those individuals which getting the nutrition from the other individual which become host for that fungi. यानी ऐसे फंगस को हम पैरासाइट कहते हैं जो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना जीवन बिताते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन देयर होस्ट। जिसके ऊपर वो रहते हैं उस इंडिविजुअल को बोलते हैं होस्ट, और जो रहता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। जैसे जो लोग बड़ी गंदगी से रहते हैं, हम पढ़ा तो रहे हैं फंजाई, लेकिन पैरासाइट क्या है? जो लोग बहुत गंदगी से रहते हैं उनके सिर पर जूं, जूं क्या है? लाइस क्या है? पैरासाइट है ना? आपके ही ऊपर रहता है, रहने का भी शेल्टर भी लिया है आपके ऊपर और फूड भी ले रहा है आपसे, मतलब रहेंगे भी और खाएंगे भी, दोनों आप ही को करेंगे। पैरासाइट का मतलब आपने समझ लिया कि पैरासाइट इंडिविजुअल्स कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन देयर होस्ट, दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्री कंडीशन। फ्री कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते हैं, अपने होस्ट के ऊपर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये पैरासाइट भी 2 प्रकार के होते हैं। द पैरासाइट, it is also 2 type. One is obligate parasite. Obligate parasite. Facultative parasite. इसी तरह सैप्रोफाइट को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। One obligate, सैप्रोफाइट, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और तीसरा है सिम्बियॉन्ट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे कहेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब तुम नहीं तो हम नहीं, तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, तुम जियोगे तो हम जिएंगे ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट का होस्ट अगर खत्म हो जाता है तो उस पर जो पैरासाइट पाया जा रहा है वो भी रेस्टिंग मोड में चला जाता है। स्पोर के रूप में जमीन में पड़ा रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाएगा। वो इंतजार करेगा होस्ट का कि फिर अगली साल गेहूं आएगा, फिर फसल लगेगी, फिर हम इन्फेक्शन करेंगे। समझ में आया आपके? है ना? इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। समझ में आ गया? अब दूसरा पैरासाइट क्या है? फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट आर दोस पैरासाइट which are parasite, but if host is exhausted, अगर होस्ट समाप्त हो गया है, then they behave like the saprophyte। समझ में आया? ऊपर पौधे पर थे और पौधा समाप्त हो गया, मर गया, तो वो अपनी लाइफ को बंद नहीं करते हैं, वो जमीन में गिर पड़ते हैं, और जो जमीन में गिरा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल है, लीफ गिरी हुई है, स्टेम है, बहुत सा डेड ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं, वो जमीन में पड़े हुए हैं, तो उस पर ग्रो कर जाता है। मरी हुई चीजों पर जो ग्रो करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो आप फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन हो गए? थे तो भैया पैरासाइट, लेकिन होस्ट हमारा नहीं है तो हम दूसरे रास्ते पे जाके वहां अपने जीवन को चला रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसी तरह यहाँ है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स आर दोज फंगस विच आर फाउंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। कहाँ पे पाए जाते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जहां मिले वहीं ये फंगस पाए जाते हैं। आया ना समझ में ये? तो इनका क्या काम है? दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोसिस्टम, in environment. They are very significant. While these are very microscopic individuals, but play very important role in ecology, in ecosystem, because they play major role in decomposition of the dead organic material. इन्हें हम नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्कैवेंजर किसे कहते हैं? सफाई कर्मी को कहते हैं।
तो ये नेचर को साफ करने वाले सफाई कर्मी हैं। समझ में आया? जो भी इंडिविजुअल, जो भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो, फंजाई और बैक्टीरिया ही दुनिया के सबसे बड़े डिकम्पोजर हैं, जो किसी भी मरी हुई चीज को सड़ाने का काम, गलाने का काम, यानी डिकम्पोजिशन करने का काम, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सिंपलर वन में बदलने का काम करते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो जो फंजाई सैप्रोफाइट होगी उसे हम नेचुरल स्कैवेंजर भी कह सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुनिया के सारे सैप्रोफाइट को समाप्त कर दिया जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, दुनिया से खत्म हो जाए, तो इस धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर डिकम्पोजर ना होते बच्चों, तो ये धरती लाश का ढेर होती। जितने लोग दफनाए जाते हैं वो जमीन में जब खोदो तो वैसे ही मिलते, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, है ना। जितना कूड़ा करकट आप अपने घर से निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं, उनका डिकम्पोजिशन, कूड़े के का ढेर होता पूरा संसार। इसी तरह सोचो कितने बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हैं, रोज उनकी पत्तियां गिरती हैं, और अगर उनका डिकम्पोजिशन ना होता तो पूरी दुनिया में जो मरे होते वो सब पड़े होते, सब छोटे सभी जीव जंतु सब पड़े रहते ना ऐसे, तो हमारे आपके लिए चलने की जगह भी। सत सैया के दोहरे बिहारी ने कहा है, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये हैं तो छोटे लेकिन काम कितना इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, पूरे नेचर को साफ करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। बोलिए, समझ में आया ना आपके? तो ये सैप्रोफाइट हैं। और चूंकि आप माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फंगस के बारे में ही जानेंगे कि कौन कौन से फंगस सैप्रोफाइट। मशरूम क्या है? बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है, हायर फंगस है, हाईली न्यूट्रिशियस है। हमारा मोटापा कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने से बढ़ता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रोटीन खाने से बढ़ती है, और विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमारे या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। तो मशरूम क्यों आवश्यक है? जितने लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, हार्ट, किडनी, किसी भी फैटल डिजीज से ग्रसित हैं और प्रॉब्लम में हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसे भेज देते हैं कि अब फिजिशियन आपके चार्ट में बनाता है और देखता है कि अगर फैट बहुत अधिक है, हार्ट की बीमारी है, तो जो नसें हैं अंदर वो सक्रिय हो गई हैं, अगर नाली की सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे नाली सक्रिय हो जाएगी, पानी नहीं बहेगा। तभी हार्ट अटैक अधिकतर आता है जब हमारे आर्टरीज में, हमारी वेन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसकी सफाई जरूरी है ना। हाँ, तो हमको ऐसा डाइट लेना है, ऐसे पेशेंट को ऐसा डाइट लेना होता है जिससे एनर्जी उनको मिले, ताकत उनको मिले, और कोई भी ऑर्गन उनका कमजोर ना होने पाए, सारे ऑर्गन मेटाबॉलिज्म की रेट उनकी अच्छी रहे। तो इसके लिए हमें मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो ये सारी चीजें मशरूम में प्रचुर मात्रा में है। तो अब जानना होगा कि वो टेबल पर तो हमने मशरूम खाया है, लेकिन वो है कौन, कहाँ, कैसा फंगस है? तो वो फंगस कैसा है? सैप्रोफाइट। कभी मशरूम को किसी भी जानवर के ऊपर देखे होते हुए? नहीं देखा। कहाँ? जो लकड़ी का लट्ठा सड़ रहा उस पर कहीं देखा होगा, उस पर छत्तक बन जाते हैं ऐसे, या कहीं जमीन में जहां बहुत ज्यादा डंग हो, डंग माने गोबर, जहां डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से हुआ हो, ऐसी जगहों पे जहां मॉइस्चर हो, टेम्परेचर हाई हो और ह्यूमिडिटी हो और नीचे ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा हो। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हुआ कि 100% हम वही हैबिटेट में रहेंगे, वो हैबिटेट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, ये वाली बात है। यहाँ होस्ट नहीं मिलेगा तो हम नहीं रहेंगे। यहाँ अगर जमीन में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और ह्यूमस नहीं मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पर नहीं होंगे, तो हम ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसा सैप्रोफाइट क्या कहलाएगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट, सैप्रोफाइट। और ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट के बगल क्या? फैकल्टेटिव, यानी सैप्रोफाइट तो हैं भाई, लेकिन जमीन में कमी होने लगी है ऑर्गेनिक डेड मटेरियल की, और कोई पौधा पनप रहा है, तो अवसरवादी चालाकी, अब इधर मामला खत्म हो रहा है तो पौधे के ऊपर हम चढ़ जाएंगे। ऐसे सैप्रोफाइट को हम क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव
सैप्रोफाइट। और तीसरा मैंने बताया था सिम्बियोंट। सिम्बियोंट को देखो कैसे समझेंगे, ये देखो मैंने बनाया ये एल्गी, ये देखो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉफ कहते हैं व्हाई, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, so it can synthesize its food material through the process of photosynthesis. That's why this is green in color. ये देखो चारों ओर से कैप्चर कर लिया, किसने? फंगस ने चारों ओर से उसको घेर लिया है। एल्गी इज ग्रीन इन कलर और फंजाई के पास अपना कोई पिगमेंट नहीं है। ये ऑटोट्रॉफ है और ये हेटेरोट्रॉफ है। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? ये है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्यों कहा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है ना रहा है और इसके पास नहीं है। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। तो लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक कंडीशन। यहां देखो सिम्बियोट लिखा है ना, तो सिम्बियोटिक इस कंडीशन का बेस्ट एग्जांपल कौन है? लाइकेन है। लाइकेन क्या है? देखो बोल रहे हम कह रहे हैं दाई हथेली है मेरी, बाई हथेली है, ये एल्गी है और ये और देखो ये एल्गी है और कहीं ने कैप्चर कर लिया ऐसे, देखो चारों ओर से कैप्चर कर लिया ना। अब बेचारी ये हिल ही नहीं पा रही है, देखो देखो कहीं नहीं हिल पा रही, हवा भी इसको ये पकड़ ली है इसको, तो अब हवा इसको उड़ा नहीं पा रही है। ठीक है, तो फंजाई और एल्गी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप हो जाता है, बोथ लिव टुगेदर, एक साथ रहने लगते हैं। द एल्गल कंपोनेंट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फंगल कंपोनेंट। आप दोनों के बीच में कोई समझौता है तो कुछ साझेदारी होगी। एल्गल कंपोनेंट जो भोजन बनाएगा वो फंगल कंपोनेंट को भी देगा कि लो तुम सूर्य की लाइट से भोजन नहीं बना पा रहे हो, हमने जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बनाया है लो तुम भी ले लो, तो इसको दे देगा। ठीक है, तो फंगल कंपोनेंट कहेगा कि चलो मैं तुम्हें पानी लाकर देता हूं, हाँ, ये एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वाटर किसको दे दिया? देखो इसने एल्गल कंपोनेंट को H2O दे दिया है ना, तो H2O वाटर ये देखो यहां से कहां चला गया, देखो इसके अंदर चला गया और एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है जो हम एक्सहेल करते हैं, सांस के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो दूसरा क्या है? CO2, H2O प्लस CO2। ये इन दोनों के बीच में फोटोकेमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है? सन। ये देखो सन है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट है। जैसे सनलाइट इसके ऊपर पड़ी क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गए और उन्होंने वाटर को तोड़ना शुरू कर दिया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इंटर में पड़ा होगा, है ना। फोटोलिसिस जब वाटर की होगी तो उससे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। यही कहा जाता है कि हरे पौधे पेड़ लगाओ, इन्वायरमेंट सही करो और एक पेड़ 10 पुत्र समाना कहते हैं, 10 पुत्र के बराबर फल मिलता है। हर जगह प्लांटेशन के लिए मोटिवेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि पौधों की जितनी पत्ती होगी उतनी फोटोसिंथेसिस होगी और उतना ही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आएगा, तो हम ब्रीदिंग के लिए एनिमल्स को अच्छा प्राणवायु मिलेगा। समझ गए ना। तो यहाँ CO2 पौधे ने ले लिया, वाटर फंगल कंपोनेंट ने दे दिया, तो इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया C6O6 प्लस O2। O2 माने वाटर और ये निकल, सॉरी O2 मीन्स ऑक्सीजन और ये निकल गया बाहर। समझ में आया ना। तो देख वाटर दिया था फंगल कंपोनेंट ने, एल्गल कंपोनेंट ने उसे कार्बोहाइड्रेट में बनाया, बदला और बदल के दोनों लोगों ने अपने जीवन को चलाने के लिए न्यूट्रिशन प्राप्त कर लिया। लेकिन यार तुम खुद देख रहे हो कि एल्गल कंपोनेंट बीच में फंसी हुई लग रही है, चारों ओर से एक दबाव है कि हवा आएगी तो बहा नहीं पाएगी, पानी नहीं, हवा उड़ा नहीं पाएगा, पानी बहा नहीं पाएगी। सूर्य की रोशनी उसे जरूरी है, इसलिए ऊपर की ओर ये
फंगल कंपोनेंट साइड में ज्यादा बढ़ते हैं, ऊपर की ओर कम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर फंगल कंपोनेंट की ग्रोथ ज्यादा हो गई तो क्या होगा। लाइकेन में अगर फंगल कंपोनेंट की ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो फंगल कंपोनेंट की ग्रोथ अगर ज्यादा हो गई तो ये सोच लो कि जो लाइकेन है उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर फंगल कंपोनेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दिया जाए कि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत हाई हो जाए, तो देखो यहाँ फिर से इसको बता रही हूँ, ये देखो यहाँ माइसीलियम, ये देखो माइसीलियम बहुत, अब माइसीलियम बना दिया मैंने, ठीक, और सनलाइट पड़ रही है यहाँ से, तो यहाँ तक आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जो बढ़ रहे थे, सोच रहे थे, खुश हो रहे थे फंगल कंपोनेंट कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे लिए, मैं बिल्कुल फल फूल रहा हूं, लेकिन गलती कर गए फल फूल के, इसी को मार दिया। जब किचन ही आपका खत्म हो गया तो खाना कहां से खाओगे, भोजन कहां से लोगे। तो समझ में आया ना। तो बोथ आर ऑब्ली, फिर देखो ऑब्लिगेट की बात कर रहे हैं। इन लाइकेन देयर इज a positive relation between two individual, one is called algal component, other is called fungal component, both live together and form a new individual, that name is lichen, है ना। From this association both get benefited because algal component provide the nutrition to the fungal component and the fungal component provide the raw material for photosynthesis to the algal component। algal component को provide कराया। एक काम ये किया, एक काम और कर रहा है। बार बार मैं कह रही हूं कि देखो ये मेरा राइट और ये लेफ्ट है और ये फंगल है, पकड़ लिया। अब देखो ये हिल ही नहीं रहा अगर जोर से पकड़ा है ना। तो फंगल कंपोनेंट कहता है मैं तो दो काम कर रहा हूं, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए तुम्हें वाटर दे रहा हूं एब्जॉर्ब करके, और दूसरा क्या काम कर रहा हूं, तुम्हारा अस्तित्व बनाए हुए हूं। तुमको हवा नहीं उड़ा पा रही है, तुमको पानी नहीं बहा पा रहा है, मैं सॉइल को या जिस सबस्ट्रेटम पर मैं हूं, जैसे पेड़ की छाल पर आपने लाइकेन देखा होगा, जो गांव में पेड़ होते हैं आम के, उस पे इतने बड़े बड़े चकत्ते आपने देखा होगा सिल्वर कलर के, राख के कलर के चकत्ते, वो है क्रस्टोज लाइकेन। और किस पर ग्रो कर गया, बार्क के ऊपर। अब फंगल कंपोनेंट ने इतनी जोर से बार्क को पकड़ रखा है कि तुम अगर उसे अलग करना चाहोगे तो तुम्हें खुरचना पड़ेगा, इतनी जोर से वो बार्क को पकड़े है। तो एल्गल कंपोनेंट को भागने नहीं दे रहा। तो यहाँ सिम्बियोटिक कंडीशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और टर्म इनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वन इंडिविजुअल डोमिनेटिंग ओवर द अदर, फंगल एल्गल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। जैसे लेडी अगर पढ़ी लिखी नहीं और हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा, दो कहीं दरवाजे के बाहर निकलना मत, पानी भी बाल्टी से लाके दे रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी केवल किचन है, इसके बाहर नहीं निकलना है, और जो मैं कहूंगा उसी अनुसार चलना है, तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं है, यू आर टोटली डिपेंड अपॉन मी। तो ऐसे ही यहाँ पर फंगल कंपोनेंट इसके ऊपर डोमिनेट करता है। तो जब ऐसा दो के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को लाभ तो हो रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है और दूसरा स्लैब की तरह है, दास की तरह, कि जो कहेंगे सरकार वही करेंगे, है ना, इस तरह कर रहा है। तो इस रिलेशन को हम, ये सिम्बियोटिक तो जीवन जी रहे हैं, दोनों को लाभ है, लेकिन वन इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है हेलोटिज्म। दिस इज कॉल्ड हेलोटिज्म। तो याद रहेगा आपके, अगर एग्जाम में आ गया हेलोटिज्म का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इज द lichen। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फंजाई, दैट इज द रिप्रोडक्शन। इसे the next character is the reproduction। reproduction is a process, पहले समझना होगा ये टर्म क्या है। reproduction is a process by which every living organism on the earth multiply and increases their population। अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करता है इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन का मूल उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, है ना, टू मल्टीप्लाई। एक है, एक से हजार हो गए, समझ में आया। तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ फंजाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई में हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का है, असेक्सुअल,
रिप्रोडक्शन, और तीसरा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is 3 types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Vegetative reproduction में क्या होता है? फंजाई के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इट मे टेक्स प्लेस बाय 3 मेथड. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है फंगस के केस में. पहला क्या है? फिजन. फर्स्ट इज फिजन. सेकंड क्या है? कौन सा मेथड है? बडिंग. और तीसरा मेथड कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation. There are 3 methods by which fungi may reproduce vegetatively. First is fission, second is budding and third one is fragmentation. अब हम फिजन को समझते हैं. फिजन क्या है? देखो ये एक सेल है ईस्ट, जिसे हम सेरोमाइसिस सेरेविसाई भी कहते हैं. फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट को कॉमर्शियली भी यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में. तो ये ईस्ट है. फिजन होगा तो ड्यूरिंग द फिजन, जस्ट बिफोर द फिजन क्या होगा? ये सेल अपनी क्या बढ़ा लेती है? अपनी साइज बढ़ा लेगी. तो यहाँ साइज इसकी क्या हो गई? बढ़ गई. अब ये बढ़ जाएगी. मान लो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो देखो ये इतना बड़ा हो गया. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये 2 भागों में टूट जाएगा. देखो ऐसे 2 भागों में टूट जाना. तो किसी भी सेल का 2 इक्वल पार्ट में टूट जाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है. ओके. सेकंड इज द बडिंग. यू कैन सी द बडिंग इन ईस्ट. इसे भी हम ईस्ट में देख सकते हैं. बडिंग में क्या होता है? देखो एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे बडिंग करना है तो इसका प्रोटोप्लाज्म वन साइड बल्जिंग दिखाएगा, वन साइड ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा. क्या होगा? देखो ऐसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा. ऊपर की ओर एक ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा. और फिर यही स्ट्रक्चर क्या हो गया? इससे अलग हो गया. और फिर ये जो नया, ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है. जो बना नया, दैट सेल इज कॉल्ड डॉटर सेल. और डॉटर सेल का मतलब यहाँ पर पुत्री से नहीं है, नई कोशिका को डॉटर सेल बोलते हैं. ये मत सोचना कि फंजाई में सन पैदा ही नहीं होता है. डॉटर जब तुम बायोलॉजी पढ़ोगे, जब भी एक पेरेंट सेल से नई सेल बनती है, दैट सेल इज कॉल्ड डॉटर सेल. तो दिस इज डॉटर सेल एंड दिस वन इज पेरेंटल सेल. ओके, ये भी आपने समझ लिया. नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में द फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई, इट दिस टाइप ऑफ vegetative reproduction you can see in filamentous fungi. ऐसी फंजाई जिसमें फिलामेंट हो, ऐसे ये इस तरीके से कई भागों में बटे हों. अब मान लो हवा चली या कोई एनिमल है वो वहां से रेंग कर जा रहा है. मान लो ये यहाँ से देखो टूट गया. देखो मान लो ये कोई चीज जा रही थी और ये तोड़ दिया इसने, तो देखो ये फ्रेगमेंट में बदल गया कि नहीं? देखो तो ये एक फ्रेगमेंट है, ये पार्ट भी फ्रेगमेंट है, ये भी फ्रेगमेंट है. तो फ्रेगमेंट किस चीज में बदल जाएगा? कंप्लीट फिलामेंट में. यानी व्हेन एनी फिलामेंट द फंगस ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पीसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. एक्सीडेंट हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं. अंदर कैंसर हो गया इसलिए मर गए, ये नहीं कहा मैंने. हम ठीक थे, बाहर से एक्सीडेंट, धक्का बाहर से लगा, फोर्स बाहर से आया और ये कोई जा रहा था तोड़ दिया. तो क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन in case of fungi. When the filament broken down into several pieces, then every piece is called fragment. And every piece, every fragment of the fungus is capable to develop the whole mycelium of that particular fungi. हर एक फ्रेगमेंट एक नए माइसीलियम को, पूरे माइसीलियम को जन्म देने में, पूरे माइसीलियम को बनाने में
सक्षम होता है. So in this way you knew here that in case of fungi there are vegetative reproduction which takes place by three methods: fission, budding and. So that's all for today.